नमस्कार। विज्ञान भारती के इस अंक में मैं प्रवीण और मैं शीबा राकेश आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर होता भारत, जीनोम अनुसंधान और जीन अनुक्रमण विषय पर भेंटवार्ता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विकसित होता भारत, पर्यावरण जागरूकता पहल, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, IITR की वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियां और 2026 में संभावनाएं, और विज्ञान जगत की कुछ बातें, विज्ञान जगत की खबरें, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, प्रमुख विज्ञान समाचार और पर्यावरण से जुड़े दिवस। आज हम विज्ञान पत्रिका की शुरुआत स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर होता भारत विषय से कर रहे हैं। आज भारत वैश्विक रक्षा मानचित्र पर एक खरीदार से नव प्रवर्तक इनोवेटर के रूप में उभर रहा है। दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शुमार रहने वाला भारत अब स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक नई पटकथा लिख रहा है। ये बदलाव केवल आर्थिक रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति एक नए दृष्टिकोण का भी परिचायक है। स्वदेशीकरण की इस दिशा में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में असाधारण प्रगति की है। इसके पीछे सरकार की स्पष्ट नीति, मेक इन इंडिया, सशस्त्र बलों का विश्वास और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। इसी का परिणाम है कि रक्षा क्षेत्र में कुछ प्रमुख उपकरणों को बनाने में भारत सफल रहा है। भारत अब केवल अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को रक्षा उपकरण निर्यात भी कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज गति की इंटरसेप्टर नावें और हल्के टॉर्पीडो जैसे उन्नत उपकरणों का निर्यात कर रहा है। साथ ही रूसी सेना के उपकरणों में मेड इन बिहार बूटों को शामिल करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता केवल मेक इन इंडिया का नारा नहीं है, बल्कि ये मेक फॉर द वर्ल्ड का संकल्प है। जब भारत की सीमाओं की रक्षा भारत में बने हथियारों से होगी, तभी वास्तविक रणनीतिक स्वायत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। ये यात्रा कठिन है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की नींव अब काफी मजबूत हो चुकी है। यही वजह है कि अब देश का लक्ष्य 2029 तक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए और निर्यात 50,000 करोड़ रुपए का है। ये उपलब्धियां दुनिया भर में एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में भारत के उभरने को उजागर करती हैं। नवाचार, रणनीतिक साझेदारी और स्वदेशी क्षमताओं का लाभ उठाकर भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण और सुरक्षा के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST देश में वैज्ञानिक शोध, नवाचार और तकनीकी विकास की नीति तैयार करता है, ताकि देश को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जा सके। साथ ही भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में भी DST की अहम भूमिका है। तो आइए सुनते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर से दिलीप झा की बातचीत। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विकसित होता भारत। आपका विभाग आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक चुनौती के रूप में समाज और देश के विकास के लिए किस तरह की प्रौद्योगिकी पर और उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी अब अनुसंधान पर बहुत जोर दे रहा है। और उसमें हमने जो 2 प्रमुख इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे 2024 में और फिर वो 2025 में वो और आगे बढ़े हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव जो 2024 में लॉन्च किया गया था वो था अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश के जो भी संस्थान हैं, जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें अनुसंधान का एक वातावरण कैसे तैयार किया जाए ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो अनुसंधान है वो सिर्फ कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे जो विश्वविद्यालय है और जो दूसरे कॉलेजेस और संस्थान हैं उनमें भी जो अनुसंधान की गति आगे बढ़े। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव ये था। पिछले वर्ष 2025 में हमने एक और बड़ी पहल की अनुसंधान के क्षेत्र में। वो पहल थी 1 लाख करोड़ का एक रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड की स्थापना करना। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो एक नवाचार इकोसिस्टम उसको तो बढ़ाना है ही, लेकिन इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे जो निजी क्षेत्र के जो कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स हैं उनमें यदि हम
हमको डीप टेक क्षेत्र में अनुसंधान पे बढ़ावा देना है और उनमें नवाचार को प्रोत्साहन करना है, तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी निजी क्षेत्र के कंपनियां हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनको अभी एक तरीके से कहें कि डीप टेक टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए या नवाचार उस क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी रही है हमेशा से। और उसका प्रमुख कारण यह रहा है कि क्योंकि इन क्षेत्रों में काम करना नेचुरली काफी रिस्की माना जाता है, इसलिए निजी क्षेत्र उसमें आगे नहीं आते। इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की। सरकार ही इस रिस्क को लेगी, सरकार ही निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए जो इनिशियल धनराशि की जरूरत होगी उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार देगी। और आशा है कि इससे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी के इन्वेस्टर्स, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी इसमें अपने संसाधनों को सरकार के साथ मिलकर लगाए। इस तरीके से हमारा मानना है कि डीप टेक के क्षेत्र में और कटिंग एज R&D के क्षेत्र में आगे चलकर नवाचार की प्रबल संभावनाएं उपलब्ध होंगी, ताकि हम वैश्विक स्तर पर जो हमारी कंपनियां हैं डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में उभर कर आगे आ सके। तो अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में ये दो बड़ी और प्रमुख पहलें सरकार की तरफ से और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से रही है। हमारे जो युवा छात्र हैं और जो युवा उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हमारे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में कई वर्षों से बना रहा है, उनको सहायता दे रहा है, उनको प्रोत्साहन दे रहा है। तो इस तरह के करीब 150 के लगभग टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं जिनको हमारा मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, ये कुछ संस्थानों तक ही या तो सीमित रह गए या फिर दूसरे संस्थानों में उतने प्रभावशाली नहीं रहे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ITBI परियोजना प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य हमारे समाज के उन लोगों को उद्यमशीलता में और नवाचार में शामिल करना है जो हमारे जो पहले टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर से उसमें शामिल नहीं थे। या तो मार्जिनलाइज सेक्शन हमारे कम्युनिटी के, उनके बारे में हो, या महिलाएं हैं, या हमारे जो दूसरी सिटीज है Tier 2 Tier 3 सिटीज। ऐसा ना हो कि सिर्फ उद्यमशीलता मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद तक ही सीमित रहे, बल्कि हमारे देश के दूसरे देशों तक भी आगे बढ़े और हमारे देश की जो दूसरी सिटीज हैं उनमें भी रोजगार की और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार की संभावनाएं बढ़े। उसको ध्यान में रखते हुए ये टेक्नोलॉजी ITBI शुरू किया गया है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में और एक क्लीन एनर्जी और एनवायरमेंटल के क्षेत्र में हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं। एक तो जो राष्ट्रीय परियोजना है जलवायु परिवर्तन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री चलाती है, उनके साथ मिलकर हम इस दिशा में जो भी अनुसंधान की संभावनाएं हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय में हो या फिर दूसरे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में हो। इन सभी क्षेत्रों में हमने कई अनुसंधान के प्रकल्प शुरू किए हैं जो हमारे कई संस्थानों में चल रहे हैं। उसके अलावा इन क्षेत्रों की जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी इन प्रकल्पों के जरिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये तो रही बात जलवायु परिवर्तन और एनवायरमेंटल रिसर्च और एनर्जी क्षेत्र के रिसर्च की। जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, वहां पर अभी हाल ही में जो मैंने जैसे बताया, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो हमारा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का, उन्होंने एक मिशन मोड प्रोग्राम लॉन्च किया है मेडिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लगभग 90% मेडिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी हम लोग आयात करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है, बल्कि एक तरीके से कहे तो हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़े भी रहते हैं। तो ये मेडिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का जो मिशन मोड प्रोग्राम ANRF ने लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य एक तरीके से किफायती और उच्च टेक्नोलॉजी हम डेवलप करें मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में। ये प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गया है और आशा है कि ANRF उसमें कई जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करके उनको प्रोत्साहन देगा और उनको सपोर्ट करेगा। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि DST का हमारा एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जो त्रिवेंद्रम में है। अधिकतर जो मेडिकल संस्थान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अधीन आते हैं, लेकिन यह एक अकेला ऐसा अनूठा मेडिकल संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के क्षेत्र में है। AI और क्वांटम में हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि अगले 5-10 वर्षों में इन क्षेत्रों में हम काफी एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आगे आएंगे।
इन क्षेत्रों के नवाचार के रूप में। जहां तक भविष्य की चुनौतियां हैं, वो भविष्य की चुनौतियां कई तरीके से हैं। एक तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंटरनेट के आने के बाद और मोबाइल फोन की क्रांति के बाद और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, तो ये बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। और इन तेजी से होने वाले बदलावों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में हमें इस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप करना है जिसमें हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो युवा छात्र हैं, वो इन बदलते हुए वैज्ञानिक परिवेश में अपने आप को ढाल सके, और न सिर्फ ढाल सके और उनको अडॉप्ट कर सके, बल्कि आगे ले जा सके, हम उसकी ड्राइविंग सीट पर रहे, ताकि ये जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन से हम उसको आगे ले जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें हमारा विश्वास ये है, और ये हमने पिछले 5 वर्षों में हमारे जो प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साइंटिफिक पब्लिकेशन के क्षेत्र में, या हम जिस तरीके से हमने अपने पैटेंट्स फाइल किए हैं उसके क्षेत्र में, यदि हम देखें, हमने काफी प्रगति की है। और इससे हमें ये विश्वास मिलता है कि हम आगे आने वाले वर्षों में कुछ क्षेत्रों में हम निश्चित ही ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। जीनोम रिसर्च और जीन अनुक्रमण यानी जीन सीक्वेंसिंग आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे क्रांतिकारी क्षेत्र हैं। इनका उद्देश्य किसी भी जीव के भीतर छिपे आनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड को पढ़ना और समझना है। जीनोम का अध्ययन करने से हमें कई क्षेत्रों में लाभ मिलता है। इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में बता रहे हैं CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक दिव्य तेज सोवपति। इनसे बातचीत की है सीमा कुमारी ने। जीनोम अनुसंधान क्या है और यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है? जीनोम अनुसंधान मतलब हम पढ़ाई करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की। तो डीएनए आप जानते हैं वो हमारे हर सेल में रहता है और उसके 4 लेटर होते हैं ATGC, ये आपने सुना होगा, और उसके ऑर्डर या सीक्वेंस के बेसिस पे उसका फंक्शन डिसाइड होता है। हम जीनोम रिसर्च में इसका सीक्वेंस का पता करते हैं और फिर पूछते हैं कि उस सीक्वेंस का मतलब क्या है। डीएनए जिस सैंपल से भी आया हो, मतलब एक इंसान से भी आ सकता है, बैक्टीरिया से भी आ सकता है, वायरस से भी आ सकता है, बट उसका जो करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस है और उसका फंक्शन है उसका हम पता लगाते हैं ताकि हम ये समझ सके उसका जेनेटिक मटेरियल क्या बता रहा है। 10-15 साल से काफी कुछ जीनोम रिसर्च इंडिया में हुआ है। तो हम लोग ह्यूमन जीनोमिक्स में ये क्या लिखा है और उससे हमारे फिनोटाइप हेल्थ हो या हमारे डिसीज का ससेप्टेबिलिटी हो, वो सब कैसे होता है ये हम निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। अभी 2-3 अलग अलग एरियाज में CCMB जीनोमिक्स में काफी प्रोमिनेंट रिसर्च कर रहा है। एक तो मैंने ऑलरेडी बोला है ह्यूमन जीनोमिक्स, तो आपने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का सुना होगा, जिसमें हम लोग पूरे इंडिया से 10,000 लोगों का होल जीनोम सीक्वेंसिंग या उनका DNA सीक्वेंस आइडेंटिफाई या स्टडी किया है। उसमें CCMB में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। उसमें 25% यानी 2500 सीक्वेंसेस हमने CCMB में किया है, उसका एनालिसिस भी किया है। एंड अभी आपने देखा होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर डेटा रिलीज भी किया है और इसमें CCMB का काफी हिस्सा था। इसके अलावा हमने और जीनोमिक्स रिसर्च किया है। कोविड के टाइम पे काफी कुछ वायरल सर्वेलेंस जीनोमिक्स के साथ ही किया है। कैंसर जीनोमिक्स में काम करते हैं, सिकल सेल डिसीज में काम करते हैं। कैंसर एक ऐसा डिसीज है जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रोग्नोसिस होता है एंड वो भी उनके DNA के अनुसार होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अभी एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एटलस, जिसमें हम लोग बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर सैंपल्स को सीक्वेंस किया है और उसमें ये देखा कि इंडियन सैंपल्स में वेस्टर्न सैंपल से कंपेयर करते हुए क्या डिफरेंसेस है और उसकी वजह से उनके ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस आ सकता है, किसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर रहेगा, किस में ब्रेस्ट कैंसर दोबारा रिलैप्स होने की ज्यादा चांस है, ये सब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। इससे ये होता है कि आगे जाके हम सिर्फ एक पेशेंट का DNA लेके फिर ये सब हम अच्छे से गेस कर सकते हैं कि उनके लिए ये ट्रीटमेंट ज्यादा सही रहेगा या उनको ये वापस आने का ज्यादा चांस है तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, ये सब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। 2 जगह पे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का मिसयूज होता है। सबसे ज्यादा हमारे फार्मिंग
पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर में, एनिमल एग्रीकल्चर में, पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री में इन्फेक्शंस रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ है ह्यूमन यूसेज। हम लोग ने सुना ही होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन पे कुछ करते नहीं है। वो एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरिया, तो वायरस पे कुछ असर होता नहीं है, फिर भी बहुत लोगों को प्रिस्क्राइब किया गया है। उसकी वजह से भी हमने AMR को ज़्यादा बढ़ाया। पहले तो बिना डॉक्टर के एडवाइस का एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना करें। जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है वो पूरे प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से ख़त्म करें, और जहाँ भी और चीज़ों से आपके सिम्टम्स संभाल सकते हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें। और अब कुछ विज्ञान समाचार। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से रिटायर हो गई हैं। सुनीता विलियम्स फिलहाल 60 वर्ष की हैं। नासा ने 20 जनवरी को बताया कि उनका रिटायरमेंट दिसंबर के आखिरी में लागू हो गया था। सुनीता पहले नेवी में कैप्टन थी और उन्होंने नासा में 27 साल से ज्यादा का समय बिताया। उन्होंने 3 स्टेशन मिशन के दौरान अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड भी बनाया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल समय के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फरवरी 2026 में भारत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 19 फरवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत व्यावसायिक स्तर पर बायोबिटुमन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से कृषि अवशेषों जैसे धान की पराली और अन्य जैविक कचरे से किया जा रहा है, जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन को बढ़ावा देता है। ये एक जबरदस्त तरक्की है जिसका मकसद हवा में प्रदूषण को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। वायु प्रदूषण से निपटने की दिशा में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदूषण मापने के यंत्रों और उपकरणों का उत्पादन भारत में ही होगा और भारत ही इन्हें सर्टिफाई भी करेगा। इससे पर्यावरण को बेहतर तरीके से संभालने के साथ ही विदेशी सर्टिफिकेशन सिस्टम पर हमारी निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन के बाद भारत दूसरा देश है जिसने CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी NPL में दुनिया की दूसरी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्थापित की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता के लिए देश में कई प्रमुख पहल किए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छतों पर सोलर पैनल लगाकर घरों को आत्मनिर्भर बनाना, युवा संवाद। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कुछ नीतिगत निर्णय भी लिए हैं। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC की शुरुआत 30 जून 2008 को की थी। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC के बारे में बता रहे हैं बिरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM नौटियाल। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई थी और इसके जो प्रमुख बातें थी उनके अंतर्गत ये सोचा गया कि अगर हम विकास करना चाहते हैं तो उसमें ऊर्जा का उपयोग होगा, लेकिन ऐसा विकास कैसे संभव है कि जिसमें ऊर्जा का उपयोग भी हो और प्रदूषण न हो, क्योंकि ऊर्जा को तो बनाना भी पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी जो जलवायु है वो उससे दुष्प्रभावित ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक इंटीग्रेटेड या समेकित योजना बनाई गई थी और उसमें 8 मिशन निर्धारित किए गए थे। और ये जो 8 मिशन थे ये अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह से थे कि हमारा विकास हो लेकिन विनाश ना हो। इनमें से पहला था कि सौर ऊर्जा को हम आगे बढ़ाएं, और जैसा हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा को पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक प्रमोट किया गया है और हम बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश की जो टोटल ऊर्जा है उसका बहुत बड़ा अंश हम सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए भी एक राष्ट्रीय मिशन तय किया गया। एक था कि हमारे शहर और गांवों में विकास तो हो और इस विकास में भी कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें ऊर्जा खर्च होती हैं, तो ये ध्यान दिया जाना है कि कम से कम ऊर्जा खर्च करके हम अपने गांवों और शहरों का विकास करें। हमारा जो वनाच्छादित क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और जो हमारी इकोलॉजी है उसको हम इस तरह से सुधारें कि हमें कृत्रिम या अप्राकृतिक चीजों की जरूरत न पड़े, प्राकृतिक रूप से हम ऐसे परिस्थितियों में रहे जो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन में हों। एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे देश में लोगों के लिए रोजगार का क्षेत्र है वो है कृषि। तो कृषि में हम उन चीजों का उपयोग न करें जिनसे वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता हो। तो जो हमारी जलवायु के अनुकूल कृषि है उसको हम बढ़ावा दें। और एक बहुत बड़ा है एक रणनीतिक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, इसमें जलवायु विज्ञान और जागरूकता इसको बढ़ावा दिया जाना है। और इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास
किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग जलवायु में जो बदलाव हो रहा है उसको समझें, क्योंकि जब तक देश का हर नागरिक पेड़ लगाने, प्रदूषण न करने, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को निस्सरित न करने, अगर जनता जन जनार्दन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सम्मिलित नहीं होती, तो जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं जा सकेगा और ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत घातक होगा। तो ये जो एनपीसीसी का जो जलवायु कार्रवाई के लिए ये प्रोग्राम है, ये एक नीति जैसा बना दिया गया है, नीति के ढांचे के रूप में काम करता है। और अब बात नवाबों के शहर लखनऊ की। लखनऊ के सिर्फ इमामबाड़ा और कबाब ही मशहूर नहीं है, बल्कि वहाँ विज्ञान का एक ऐसा केंद्र भी है जो हमारी थाली से लेकर हमारी सांसों तक की शुद्धता की रखवाली करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी IITR की। IITR लखनऊ कौन कौन सा कार्य करता है, इस संस्थान की ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जिनसे आम आदमी को सीधा फायदा हुआ है, आगे की क्या योजना है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं CSIR IITR के निदेशक डॉक्टर भास्कर नारायण से यह भेंटवार्ता। जो भी विश्व विज्ञान है, चाहे खाद्य का हो, चाहे जल का हो, चाहे वायु का हो, चाहे प्रदूषण के बारे में हो, वो सब के बारे में हमारा संस्थान अनुसंधान करते हैं। और इसके अलावा इसके जो भी उपलब्धियां हैं और या जो भी इंडस्ट्रीज को इसके लाभ उठाना है या हमसे कोई काम करवाना है, तो हमारे पास वो भी आते हैं कि उनका इंडस्ट्री का पोल्यूशन लेवल या पर्यावरण के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उनका जो वो काम करते हैं उसके बारे में भी हम छानबीन करके उनको रिपोर्ट देते हैं, जिसके साथ वो गवर्नमेंट के पास या क्लियरेंसेस के लिए चले जा सकते। 2025 में हमने हमारा हीरक जयंती भी मनाया, क्योंकि हमारा संस्था 60 साल पूरा कर लिए। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक फैसिलिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, उसको हम बोलते हैं नमो अटल। नमो अटल का ये है कि न्यू एज मॉडल एक्रेडिटेड टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होना है उसके बारे में वो करता है। और ये उपलब्धि जो हमने ये एस्टैब्लिश किया है वो इंडस्ट्रीज भी यूज कर सकते हैं, आम आदमी भी यूज कर सकता है। और इसके साथ साथ एक दुनिया भर में प्रदूषण का एक नया चीज आ गया है, इसको बोलते हैं PFAS, जो परफ्लोरल अल्काइल सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसके बारे में अभी पूरा दुनिया में रेगुलेशंस बन रहा है और पूरा एक्सपोर्ट्स में उसका छानबीन हो रहा है। आज की तारीख में उसको मेजर करने के लिए बहुत कम मेथड है। करीब 40 PFAS को एक ही साथ झटके में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, पीने के पानी में और फूड पैकेजिंग मटेरियल में, एनवायरमेंटल सैंपल्स में, जैसे कि मान लीजिए जल या सॉइल की सैंपल हो, उसमें हम कर सकते हैं। PFAS मैं सरल भाषा में बताऊं तो अगर ठंडी का मौसम है, आप कोई स्किन गार्ड लगाएंगे, लिप गार्ड लगाएंगे, या आपके पेंटिंग होगा, या मान के चलिए जो भी आप हर दिन यूज करते हैं, जो भी मटेरियल है, कॉस्मेटिक्स है या खाने वाला पैकेजिंग मटेरियल है या पानी है, इन सब से ये मटेरियल निकल के आता है। इसमें करीब 14,000 मॉलिक्यूल्स है। ये कभी भी आपके पर्यावरण से हटने वाला नहीं चीज है, इसको बोलते हैं फॉरएवर केमिकल्स। तो एक बार आ गए आपके पर्यावरण में, वो वहीं पे रहेंगे। और इसके साथ साथ हमने पिछले साल एक और उपलब्धि प्राप्त करा है कि हमने एक मशीन डेवलप किया है, उसको हम मल्टीपल एटमॉस बोलते हैं, जो पर्यावरण से जो मेटल कंटामिनेट है, पोल्यूटेड एयर है, उसको क्लीन करके 1 किलोमीटर रेडियस का पूरा हवा को पूरा क्लीन करके आपको देता है। और ये टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग इंक्वायरी आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा देश में सिकल सेल एनीमिया का बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सीधी सी ऑन फील्ड यूजेबल पेपर स्ट्रिप, जो कागज के जरिए आप एक बूंद खून से आप पता कर सकते हैं आपके खून में कितना हीमोग्लोबिन है या सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं। तो वो भी हमने एक किट तैयार किया है। इसके साथ साथ पूरे CSIR में एक कार्यक्रम चलाते हैं जिज्ञासा, जहाँ पे स्कूल के बच्चे जो +2 तक के बच्चे यहाँ पे हमारे संस्थान में आ सकते हैं। हमारे संस्थान में वैज्ञानिक का काम क्या होता है और वैज्ञानिक किस तरह के सोच के संस्थान में अनुसंधान करते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। जनवरी का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में दुनिया को बदलने वाले कई महान वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस की जयंती 1 जनवरी को मनाई जाती है। प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी और बोसॉन कण का नाम इन्हीं के सम्मान में रखा गया
है। डॉक्टर राजा रमन्ना की जयंती 28 जनवरी को मनाई जाती है। 28 जनवरी सन 1925 को जन्मे डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक हैं। उन्होंने सन 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की जयंती 9 जनवरी को मनाई जाती है। 9 जनवरी सन 1922 को पैदा हुए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 को हुआ था। भौतिकी और गणित के जनक माने जाने वाले न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत दिए। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी सन 1942 को हुआ। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के महानतम वैज्ञानिकों में से स्टीफन हॉकिंग का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी पर अभूतपूर्व काम किया। उनकी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विश्व प्रसिद्ध है। आंद्रे मैरी एम्पियर का जन्म 20 जनवरी 1775 को हुआ था। एम्पियर को विद्युत गति यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर इन्हीं के नाम पर है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी सन 1809 को हुआ। हालांकि इन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन इन्होंने दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार कर विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर समाज को एक नई दिशा दी। जनवरी का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का निधन 1 जनवरी 1955 को हुआ। ये CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक महानिदेशक थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उन्हीं की याद में दिए जाते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन 24 जनवरी 1966 को हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना में उनकी मुख्य भूमिका थी। विगत 7 जनवरी 2026 को प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर माधव गाडगिल का निधन हो गया। डॉक्टर गाडगिल 82 वर्ष के थे। उन्होंने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की थी। गैलीलियो गैलीली का निधन 8 जनवरी 1642 को हुआ था। गैलीलियो को आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक माना जाता है। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और सौरमंडल के बारे में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए। और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में जनवरी के महीने में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जनवरी का महीना न केवल नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि ये विज्ञान और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने वाले कई महत्वपूर्ण दिवसों से भी भरा हुआ है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया। ये दिवस ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। ये दिन दृष्टि बाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करता है। विश्व तर्क दिवस यानी वर्ल्ड लॉजिक डे हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित ये दिवस तर्क, दर्शन और विज्ञान के आपसी संबंधों को उजागर करने के लिए समर्पित है। इस विशेष तिथि को 2 महान तार्किकों कर्ट गोडेल और अल्फ्रेड टार्स्की को याद करने के लिए चुना गया है। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक को विचारों का विज्ञान कहा जाता है, जो हमें सही और गलत के बीच वैज्ञानिक तरीके से अंतर करना सिखाता है। हर वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। देश में बढ़ते डीप टेक और क्लीन टेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का दिन, जो पर्यावरण की समस्याओं का तकनीकी समाधान खोज रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए उत्साह और बहुत सारे नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। वाचन स्वर प्रवीण कुमार और शिबा राकेश के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी हैदराबाद के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।